नमस्कार दोस्तों, जीएस विथ जीडी के आज के वीडियो के एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। यह हमारा वीडियो पिछली वीडियो से आगे शुरू होता है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी मौलिक अधिकारों की। उन मौलिक अधिकारों में आज हम आपको स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताने वाले हैं। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है, जिसमें एक एक की चर्चा करते हुए हम चलते हैं। आर्टिकल 19 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। अच्छा, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को प्रदान की गई है। मतलब भारत के सभी नागरिकों को अपने विचार रखने, भाषण देने और अन्य व्यक्तियों के विचार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह जो अनुच्छेद है, यह अनुच्छेद भारत के नागरिकों को दिया गया है। और आप जानते होंगे कि प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में शामिल है। जब पहला संविधान संशोधन किया जा रहा था 1952 में, तब इसे सीमित कर दिया गया और यह कहा गया कि राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था और न्यायालय के अवमान के लिए उत्तेजित करने पर इसे सीमित किया जा सकता है। पहले संविधान संशोधन द्वारा यह बताया गया, इसका कुछ दायरा सीमित कर दिया गया, जिसमें यह बताया गया कि राज्य की सुरक्षा, विदेशी नागरिकों से मित्रतापूर्ण संबंध और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, न्यायालय के अवमान के लिए इसे सीमित किया जा सकता है। 10 फरवरी 1955 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि शिक्षित करना, सूचना देना और मनोरंजन करना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। 2005 में सूचना के अधिकार को इसमें शामिल कर लिया गया। आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उनमें शामिल है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति या भारत का प्रत्येक नागरिक एक शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन, ऐसा सम्मेलन जो अस्त्र शस्त्र ले करके बिना हो, बिना अस्त्र शस्त्र के अगर कोई आप सम्मेलन करना चाहते हैं, उसकी स्वतंत्रता आपको संविधान में दी गई है। आपको दूसरा, समुदाय और संगम बनाने की स्वतंत्रता है। आप चाहें तो संघ बना सकते हैं, आप चाहें तो कोई समुदाय बना सकते हैं, आप कोई संघ बना सकते हैं। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को इस बात की स्वतंत्रता देता है। भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कहीं भी आने जाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कहीं भी निवास करने का अधिकार और प्रत्येक नागरिक को अपनी वृत्ति यानी व्यवसाय, उपजीविका और कारोबार करने की स्वतंत्रता भारत के संविधान में प्रदान की गई है। अभी तक की जो स्वतंत्रताएं आपने पढ़ी हैं, उन स्वतंत्रताओं में सर्वोच्च न्यायालय ने 2 ऐसी स्वतंत्रताओं को शामिल किया या 2 ऐसे आदेश दिए जिसका वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बड़ा असर पड़ता है। पहला तो टेलीफोन की टैपिंग व्यक्ति की गोपनीयता का गंभीर उल्लंघन है। अगर कोई राष्ट्रद्रोह का मामला नहीं हो तो किसी भी व्यक्ति की टेलीफोन टैपिंग नहीं की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में ये कहा, और यह कहा कि टेलीफोन की टैपिंग करना व्यक्ति के
विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। दूसरा, किसी संगठन या राजनीतिक दल द्वारा अगर कोई हड़ताल करवाई जा रही है और किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा जबरियां बंदी की जा रही है, जबरियां बंद किया जा रहा है, व्यक्ति की स्वेच्छा नहीं है, तो ऐसी बंदी, ऐसा जो राजनीतिक दल द्वारा बंद का आह्वान किया जा रहा है वह गैर कानूनी है, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि टेलीफोन टैपिंग गंभीर अपराध है और वह व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब भी राजनीतिक दलों द्वारा अगर कोई बंदी का आयोजन किया गया है, कोई बंद का आयोजन किया गया है और उसमें कोई व्यक्ति अपनी दुकान को या अपने व्यवसाय को बंद नहीं करना चाहता है, तो अगर ऐसा करवाया जाता है तो वह गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा। ये तो ही अनुच्छेद 19 विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में। अनुच्छेद 20 ये कहता है कि अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि का संरक्षण। इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 19 ये कहता है कि सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति एवं विचार की स्वतंत्रता होगी, लेकिन अनुच्छेद 20 ये कहता है कि किसी व्यक्ति को उस समय तक, उस समय का मतलब किस समय तक, उस समय तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने अपराध के संबंध में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए किसी कानून का उल्लंघन अपराध माना जाता है तो उस व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने उस कानून का उल्लंघन न किया हो। यह व्यक्ति के लिए लागू होता है। इसी में यह व्यवस्था दी गई है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है और किसी भी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 20 जो कहता है, इसमें 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली, तो किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं मानेंगे जब तक वह किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। और तीसरा, किसी भी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल 20 व्यक्ति के संबंध में है, नागरिकों के संबंध में नहीं है। व्यक्ति का मतलब यहाँ का कोई व्यक्ति नागरिक है अथवा नहीं है, यह भी इस पर लागू होता है। मतलब आर्टिकल 20 सभी पर लागू होता है। आपको एक घटना याद होगी, 2008 में जब मुंबई में एक हमला हुआ था 26 नवंबर को, तो आमिर अजमल कसाब को गिरफ्तार किया गया था और उसे भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था। तो आर्टिकल 20 व्यक्तियों के बारे में कहता है, जबकि आर्टिकल 19 नागरिकों के बारे में कहता है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 21 की। संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में वर्णन करता है। मतलब किसी व्यक्ति को उसके जीवन और दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर किसी अन्य विधि द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता है। आप ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी व्यक्ति शब्द है। आर्टिकल 21 ये कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन और दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर किसी अन्य प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसमें यह कहा गया कि जीवन के अधिकार के अंतर्गत, व्यक्ति के जीवन के अधिकार के अंतर्गत आवास का अधिकार भी शामिल है। दरअसल आर्टिकल 21 का उद्देश्य यह था कि कार्यपालिका द्वारा व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप न हो।
इसीलिए इसमें व्यवस्था की गई कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही उसे वंचित किया जा सकता है, नहीं तो कार्यपालिका जब चाहती तब उसे वंचित कर देती। और यह अधिकार आर्टिकल 21 व्यक्ति और नागरिक दोनों को प्राप्त है। देखिए, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि प्राण का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के पास है। प्राण के अधिकार का मतलब केवल जीवन जीना? मुझे लगता है नहीं, कि प्रत्येक व्यक्ति को एक मानव गरिमा और प्रतिष्ठा के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। मानव का जीवन, जो भी व्यक्ति है उसे एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, और इनमें वह सभी शामिल हैं, वो सभी चीजें शामिल हैं जो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक होती हो। तो दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए हमने आपसे कहा कि आपको हम जीवन जीने का अधिकार दे रहे हैं, लेकिन आपको एक काल कोठरी में बंद कर दिए हैं, कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं हो उसमें, तो क्या यह जीवन जीने का अधिकार है? नहीं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? कि सभी आवश्यक तत्व शामिल हैं। दैहिक स्वतंत्रता में वो सभी आवश्यक तत्व शामिल हैं जो व्यक्ति को पूर्ण करने में सहायक हैं, और यह सिर्फ शारीरिक निर्बंधन तक सीमित नहीं है। मतलब हम आपको केवल जीवन जीने का अधिकार दे दें। दैहिक स्वतंत्रता में की परिभाषा बहुत ही विस्तार से मेनका गांधी के केस में बताई गई, जिसमें यह कहा गया कि दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली बहुत ही बड़ी है। आप उसको छोटे से अर्थ में सीमित नहीं कर सकते कि व्यक्ति को हम दैहिक स्वतंत्रता दे दी मतलब उसका शरीर स्वतंत्र है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसको दैहिक स्वतंत्रता मिल गई है। इसमें के अंतर्गत वो बहुत से अधिकार शामिल हैं जिनसे व्यक्ति की स्वतंत्रता का गठन होता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की स्थापना होती है। जैसे जीविकोपार्जन का अधिकार, जैसे चिकित्सा पाने का अधिकार, जैसे एकांतता का अधिकार, लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण का अधिकार, बच्चा पैदा करने या न करने का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, और शीघ्र विचारण का अधिकार, स्पीडी ट्रायल का अधिकार। ये सभी जो स्वतंत्रताएं हैं, इनमें यौन उत्पीड़न से संरक्षण भी शामिल है, और इसमें बिजली पाने का अधिकार शामिल है, अंतर्जातीय विवाह का अधिकार शामिल है। मतलब इसमें वो सभी सारी चीज़ें शामिल है, वो सभी वस्तुएं शामिल है जो कि व्यक्ति के जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हो। हाँ, इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। मतलब आपको अपने जीवन को नष्ट करने का अधिकार इसमें शामिल नहीं किया गया है। और इसी आर्टिकल में एक अनुच्छेद क जोड़ा गया, मतलब अनुच्छेद 21 क, जिसमें यह कहा गया यह शिक्षा का अधिकार है। यह अधिकार 86वां संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में लागू किया गया, जिसमें यह कहा गया कि प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 का इस बात की व्यवस्था करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चे को जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष तक की है, उसको प्राथमिक स्तर पर मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त। अब हम आते हैं आर्टिकल 22 पर। अनुच्छेद 22 इस बात की व्यवस्था करता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक बंदी बनाए गए व्यक्ति को भी कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति कस्टडी हो गया है, बंदी बना दिया गया, तो उसके मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। तो प्रत्येक बंदी बनाए गए व्यक्तियों के लिए कुछ मौलिक अधिकार शामिल है। इसमें यह है कि व्यक्ति को कारण को बताए बिना कि किस कारण से आपकी गिरफ्तारी हो रही है, कारण बताए बिना किसी व्यक्ति को अधिक समय तक बंदी गृह में नहीं डाला जा सकता। मतलब आप हमें कारण भी ना बताएं, आप हमें बंदी गृह में भी डाल दें, ये नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति को कारण बताए बिना बंदी गृह में नहीं डाला जा सकता है।
प्रत्येक व्यक्ति को अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार है। जो भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार होता है तो उसे अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार है। उसे अपने बचाव के प्रबंध करने का अधिकार है और उससे इस बात का अधिकार दिया गया है कि बंदी जब वो बनाया जाता है तो बंदी बनाए जाने के बाद 24 घंटे के भीतर आने जाने के समय को छोड़ करके उसे न्यायालय में उपस्थित करना आवश्यक होगा। अगर कोई व्यक्ति बंदी बनाया जाता है तो आने जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर उसकी न्यायालय में उपस्थिति अनिवार्य है। और यह अधिकार, आपको जो अधिकार दिया गया है, यह केवल 2 प्रकार के अपराधों पर लागू नहीं होता है। अब वो 2 प्रकार के अपराध कौन कौन से हैं? पहला कि अगर कोई शत्रु देश का नागरिक है तो उस पर यह अधिकार लागू नहीं होगा। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है तो उस पर यह अधिकार लागू नहीं होगा। तो शत्रु देश का नागरिक कौन है ये तो आप जानते हैं, लेकिन आपके मन में शायद ये प्रश्न उठ रहा होगा कि निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति कौन होते हैं। तो निवारक निरोध अधिनियम क्या है, आइए छोटी सी चर्चा करते हैं निवारक निरोध के बारे में। अनुच्छेद 22 के खंड 4 में इस बात का जिक्र किया गया है कि निवारक निरोध क्या है। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 22 के खंड 4 में है और यह जो आर्टिकल है, यह जो खंड 4 है, यह सबसे विवादास्पद खंड है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो इसमें निवारक निरोध की चर्चा ही नहीं की गई है, मतलब उसकी परिभाषा नहीं बताई गई है कि निवारक निरोध होता क्या है। फिर भी समय समय पर हम ये एक व्याख्या कर सकते हैं कि निवारक निरोध का तात्पर्य ऐसा होता है कि निवारक निरोध का मतलब ये हुआ कि जब कोई अपराध कारित किया जाए उससे पूर्व ही व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत, मतलब न्यायिक प्रक्रिया तो खैर लागू होती जब आप गिरफ्तार कर लेंगे, उसे कोर्ट में पेश कर देंगे, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया से पहले ही अगर उसकी नज़रबंदी कर दी जाए तो उसे निवारक निरोध अधिनियम कहते हैं, निवारक निरोध कहते हैं। निवारक निरोध का मतलब होता है कि किसी भी घटना को कारित होने से पूर्व ही रोक देना। अब आप बहुत सारे ऐसे कानूनों के बारे में सुने होंगे या जानते होंगे। अभी तक जो मोटी मोटा ये बताया गया कि 6 प्रकार के निवारक निरोध कानून अस्तित्व में आए, जिसमें पहला तो निवारक नज़रबंदी अधिनियम लागू किया गया था 1950 में और इसे बंद कर दिया गया 1969 में। तो निवारक नज़रबंदी अधिनियम 1950 में लागू किया गया और 1969 में बंद कर दिया गया। दूसरा, 1971 में एक एक्ट लागू हुआ था, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, या इसे मीसा एक्ट कहते हैं। मीसा एक्ट 1971 में लागू किया गया था और 1979 में इसे बंद कर दिया गया, 1979 में इसे बंद कर दिया गया। आपको याद होगा कि सन 25 जून सन 1975 को इमरजेंसी लागू हुई थी, उस समय ही एक्ट प्रभावी था और लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार किया गया था उस समय, जो आपातकाल का विरोध कर रहे थे। और लालू प्रसाद यादव की एक लड़की उस समय पैदा हुई थी जिसका नाम उन्होंने इस कानून के नाम पर रखा, मीसा भारती। तो लालू प्रसाद यादव की जो लड़की है वो मीसा कानून प्रभावी था, उस समय लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने अपनी लड़की का नाम रखा मीसा। मीसा का मतलब आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, जो कि 1971 में लागू हुआ और 1979 तक चला। तीसरा कानून राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, जिसे आप रासुका के नाम से जानते हैं। यह 1991 में शुरू किया गया था और यह अभी तक चल रहा है। रासुका आप अक्सर सुनते होंगे, रासुका लग गया है, रासुका लग गया है। तो यह रासुका जो है ये निवारक निरोध अधिनियम है। चौथा कानून बना था आतंकवाद और विध्वंसक गतिविधियां अधिनियम, यानी कि टाडा। टाडा कानून 1985 में लागू किया गया था और यह चला था 1995-96 तक। आपको
शायद याद होगा या आप पढ़े होंगे या सुने होंगे कि जब 1993 में मुंबई में हमले हुए थे, उन हमलों के बाद संजय दत्त को इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उनके घर में AK-47 पाई गई थी। उन पर यह कानून लगा था, टाडा कानून। बाद में हालांकि जस्टिस पीडे कोड़े ने उनको सजा भी दी थी, वो जेल भी काट करके बाहर आए, तो बाद में ये कानून बंद कर दिया गया। 1985 से शुरू हुआ था ये, और 1995 तक यह क्रियान्वयन में था, यह प्रभाव में था। 5वां कानून बनाया गया इसमें, आतंकवाद निरोधक कानून या पोटा। पोटा कानून जो है यह 2002 में शुरू किया गया था और 2004 तक ये प्रभावी था। इस कानून का हालांकि बड़ा दुरुपयोग हुआ और इस दुरुपयोग में बहुत सारे लोगों को बंद कर दिया गया। बाद में एक कानून बना करके इसे समाप्त कर दिया गया, मतलब पोटा समाप्त कर दिया गया। और 6ठा कानून जो बना था वो बना था गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम, और ये बनाया गया था सन 2006 में। तो जो 6 कानून बने, उन 6 कानूनों में अभी तक वर्तमान समय में केवल 2 कानून प्रभावी हैं। एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो 1981 में बना था, और दूसरा गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम जिसे 2006 में बनाया गया था। इसी तरह का निवारक निरोध कानून आर्थिक क्षेत्र के लिए भी बनाया गया, जिसका नाम है विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निरोधक अधिनियम। यह जो निवारक निरोध की व्यवस्था की गई है, इसके बारे में कहा जाता है कि एक भरी हुई बंदूक की तरह होती है, जो आपको बचाव भी प्रदान करती है, और कई बार ये भरी हुई बंदूक आपकी रक्षा न करके आपकी हत्या भी कर सकती है। तो निवारक निरोध कानून जो है यह एक प्रकार की भरी हुई बंदूक है, जो कई बार आत्मरक्षा में भी काम आती है और कई बार यह स्वयं का भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो हमने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा, जो 19 से लेकर के 22 तक था। अब हम जो भारत के संविधान में दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। तो आर्टिकल 23 ये कहता है कि मनुष्य मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध करता है। आर्टिकल 23 इस बात की व्यवस्था करता है कि मानव के दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम, मतलब जबरदस्ती जो श्रम करवाया जाए, उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा। मतलब किसी भी व्यक्ति को, जैसे पहले आप सुने होंगे कि बेगारी कराई जाती थी, तो बेगार की व्यवस्था भारत का संविधान लागू होने के बाद समाप्त किया जा रहा है, और ये व्यवस्था कर दी गई कि किसी भी व्यक्ति से या किसी भी नागरिक से बलात् श्रम नहीं करवाया जा सकता है, और अगर ऐसा करवाया गया तो वह विधि के विरुद्ध होगा, दंडनीय होगा। यहाँ पर एक छोटा सा सुझाव रखा गया है, एक छोटा सा संशोधन है, जो ये कहता है कि अगर राज्य चाहे तो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, राज्य का मतलब देश या अपना राज्य समझ लीजिए या विधि समझ लीजिए, अगर राज्य चाहे तो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य श्रम योजना लागू कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक नागरिकों को राज्य अगर चाहे तो अनिवार्य श्रम करा सकता है, लेकिन राज्य पर केवल एक बाध्यता रखी गई है कि यह जो अनिवार्य श्रम होगा वह किसी भी प्रकार से धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मतलब अनुच्छेद 23 इस बात की व्यवस्था करता है कि बलात् श्रम का निषेध किया जा रहा है, मतलब किसी से जबरदस्ती श्रम नहीं करवाया जा सकता है, किसी से बेगारी नहीं करवाई जा सकती है, लेकिन अगर राज्य को ये जरूरी लगता हो कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी भी प्रकार का श्रम करवाया जाना आवश्यक है, तो राज्य उस प्रकार का श्रम करवा सकता है। और आर्टिकल 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को
किसी भी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। 14 वर्ष से कम, अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। अगर किया जाएगा तो वह अपराध होगा। आप यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल 86 इस बात भारत का संविधान संशोधन 86 इस बात की व्यवस्था करता है, 86वां संविधान संशोधन इस बात की व्यवस्था करता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों का प्रमुख अधिकार शिक्षा प्राप्त करना है, इसलिए उसे कारखानों और खानों में काम करने से प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि इस पर कुछ और संशोधन किए गए। अब किसी भी दुकान, किसी भी मकान में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के श्रम में नहीं रखा जाएगा। हम इस बात की आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार।